प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस की प्रकृति या नेचर की बात की थी। इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इस विषय पर इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त है, ये दो शब्दों का बना है, लोक तथा वित्त। वित्त का क्या तात्पर्य है? वित्त का तात्पर्य होता है राजस्व या आय या धन से। अर्थशास्त्रियों द्वारा सरकारी आय के उचित प्रबंधन के लिए इसके आय और व्यय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उन्होंने 1776 में लिखी थी, इसमें सार्वजनिक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया। और इस खंड में 3 अध्याय हैं, जो 5वां खंड है। इसमें सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण की विवेचना की गई है। इसके बाद रिकार्डो ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1819 में लिखी उन्होंने, इसमें 10 अध्याय करारोपण की विभिन्न समस्याओं पर लिखे। लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय पर इसमें कोई पृथक से अध्याय उन्होंने नहीं रखा। J.S. मिल ने 1848 में अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त के विभिन्न अंगों की पर्याप्त विवेचना की, लेकिन इस पुस्तक में भी करों के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया गया तथा राष्ट्रीय ऋण या सार्वजनिक ऋण या डेट की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। जहां एडम स्मिथ ने लोक व्यय के विवेचन को प्रथम पंक्ति में रखा, वहां रिकार्डो तथा मिल ने करारोपण एवं लोक ऋण को अधिक महत्व दिया। 19वीं सदी के अंत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके पूर्व अर्थशास्त्रियों ने अपनी महान कृतियों में लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त को एक छोटा सा स्थान प्रदान किया था। अब सार्वजनिक वित्त पर पृथक पुस्तकें लिखी जाने लगी। इस प्रवृत्ति का प्रारंभ 1892 में हुआ, जब C.F. बेस्टेबल की पुस्तक आई पब्लिक फाइनेंस। इसी श्रृंखला में डॉल्टन की पुस्तक आई पब्लिक फाइनेंस, जो 1922 या 1922 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को काफ़ी ख्याति मिली। डॉल्टन ने लिखा है कि सार्वजनिक वित्त की विषय वस्तु है सरकार की आय तथा व्यय तथा एक का दूसरे के साथ समायोजन। तो इस प्रकार आय और व्यय का किस तरह से, लोक वित्त का किस तरह से समायोजन किया जाए, इस पर डॉल्टन ने सर्वप्रथम लिखा था अपनी पुस्तक में, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर इसके विषय वस्तु में काफ़ी विभिन्नता आई और ये पता चलता है हमें पीगू की पुस्तक से, जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, अ स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसके बाद ये प्रकाशित होती रही अगले संस्करणों के अंदर, और इसमें कर के सिद्धांतों के साथ साथ विशेष करों के गुण और दोषों की भी विवेचना की गई। इसके अंदर लोक वित्त एवं रोजगार शीर्षक के अंतर्गत उन राजकोषीय उपायों का पूर्ण विवेचन किया गया है जिनके द्वारा समग्र आय को प्रभावित किया जा सकता है। तो इस तरह से राजकोषीय उपायों पर भी पीगू ने लिखा। और आधुनिक जो लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त का स्वरूप है, वो पीगू के इस कार्य के परिणाम स्वरूप ही है। 1959 में R.A. मसग्रेव की महत्वपूर्ण पुस्तक आई द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इस पुस्तक में मसग्रेव ने लिखा कि रिकार्डो से लेकर केन्स तक शायद ही किसी ने अर्थव्यवस्था की क्रिया पर बजट नीति के प्रभाव पर लिखा।
इस विषय को 1930 के दशक में बहुत अधिक प्रेरणा मिली जब राजकोषीय नीति की नई अवधारणा आर्थिक यांत्रिकी या इकोनॉमिक मैकेनिज्म के अंदर पब्लिक फाइनेंस प्रवेश कर गई, अर्थात ये प्रमुख विषय बन गई। और इसी तरह से ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पेपर प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसके अंतर्गत भी बजट नीति को प्रवेश मिल गया। इसका विश्लेषण भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाने लगा मस्ग्रेव के काम के बाद। मस्ग्रेव कहते हैं कि सार्वजनिक वित्त को मैक्रो में शामिल करके हम थोड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग से एक विषय है और इसका अलग से गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस कमी को उन्होंने दूर करते हुए सार्वजनिक वित्त को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा: राजकोषीय कार्य यथा आवंटन कार्य, वितरण कार्य और स्थिरीकरण कार्य, जिनका हमने पिछले 2 लेक्चर्स में भी जिक्र किया है। उन्होंने लोक वित्त की पारंपरिक विषय वस्तु जैसे करारोपण, लोक व्यय तथा लोक ऋण का विश्लेषण आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण के दृष्टिकोण से करके लोक वित्त के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया। आवंटन कार्य के अंतर्गत लोक व्यय तथा करों की रचना इस प्रकार की जाती है ताकि साधनों को निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि से हटाकर सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाया जा सके, अर्थात सभी के लिए इनका उपयोग किया जा सके। वितरण कार्य के अनुसार कर तथा लोक व्यय की रचना इस प्रकार की जाती है कि साधनों को एक व्यक्ति के उपयोग से हटाकर दूसरे व्यक्ति के उपयोग में, जैसे अमीरों से हटाकर निर्धनों के उपयोग में लगाया जा सके। स्थिरीकरण कार्य के अंतर्गत कर एवं लोक व्यय की रचना पूर्ण रोजगार तथा कीमत स्थायित्व के दृष्टिकोण से की जाती है। इसका संबंध अल्पकालीन स्थिरीकरण की समस्या से तो है ही, अल्पकाल में जो स्थिरीकरण करना है उसके साथ तो है ही, परंतु इसमें साथ ही दीर्घकालीन आर्थिक विकास के संबंध में भी विवेचना की जाती है। दूसरे शब्दों में इस कार्य के अंतर्गत लोक वित्त के समष्टि पहलू या मैक्रो एस्पेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर 1960 के दशक और के लेटर 1960s और 70s में मैक्रो आर्थिक नीति का काफ़ी ह्रास हुआ और इस नीति को लागू में व्यवहारिक कठिनाइयाँ आने लगी। मुद्रावादी क्रांति आई, प्रतिक्रांति जिसे हम कह सकते हैं, केन्स क्रांति के विपरीत थी ये, और लोक वित्त के पारंपरिक क्षेत्र में अन्य विषयों का भी उदय हुआ और फिर उनकी खोज हुई, और इन नए विषयों में से एक था लोक व्यय। लोक व्यय खुद नया विषय नहीं है, परंतु इस विषय को नए रूप में आज देखा जाता है, जिससे इसके क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। पहले लोक व्यय के अंतर्गत इसमें वृद्धि के कारण, इसके प्रभाव, वर्गीकरण आदि का ही विश्लेषण किया जाता था। आज लोक व्यय के अंतर्गत जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है वे है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सापेक्ष आकार, वे परिस्थितियां जहां बाजार तंत्र टूट जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के आकार के निर्धारण में राजनीतिक समाधान का महत्व, इस तरह से बहुत व्यापक इसको कर दिया गया है। सब्सिडी भी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण अंश हो गई है। राज्य द्वारा निजी उद्यमी जो है उनको सब्सिडी दी जाती है, घरेलू सब्सिडी भी दी जाती है, और इस तरह से कितना खर्चा सब्सिडी में आ रहा है और कितनी सरकार की आय हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए लागत लाभ विश्लेषण या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी लोक वित्त का एक क्षेत्र बन गया है। तो इस प्रकार से लोक वित्त या लोक अर्थशास्त्र या लोक सार्वजनिक अर्थशास्त्र, इसके अंदर आर्थिक कार्यक्षमता, वितरण, आर्थिक नीति, इन सब का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत विविध विषयों का समावेश होता है।
बाह्यताओं की उपस्थिति के कारण बाजार की विफलताओं के अध्ययन से लेकर कर जो नहीं देते लोग अपवंचन करते हैं उनके कारण, नौकरशाही दिए द्वारा जो ब्यूरोक्रेसी द्वारा ऑफिसर्स द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन सभी की व्याख्या इसके अंदर की जाने लगी है आजकल। तो इस तरह से हम देखते हैं अब कि किस तरह से विस्तार हुआ है, किन विभिन्न पॉइंट्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। उत्तर लिखें जब एग्ज़ाम में तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताया जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। जब हम सार्वजनिक वित्त के या लोक वित्त के क्षेत्र की बात करते हैं तो हमने अब तक ये समझ ही लिया है कि ये सरकारी आय व्यय से संबंधित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत लोक ऋण तथा राजकोषीय व्यवस्था की कुछ समस्याएं यथा राजकोषीय प्रशासन एवं राजकोषीय नीति को भी शामिल किया जाता है। और अल्प विकसित देशों में इसका बहुत अधिक महत्व है। ये आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा दोनों का निर्धारण करता है। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया उसको संक्षेप में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी इसका प्रवेश हुआ अल्प विकसित देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। अब हम इसको विभिन्न भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं और उत्तर लिखने में इस प्रकार काम में ले सकते हैं। पहला है लोक राजस्व। लोक राजस्व का क्षेत्र, जैसा हमने शुरू में देखा, राजस्व का अर्थ होता है धन या आय, और इसके अंदर जो सिद्धांत आते हैं वो है कर के सिद्धांत, टैक्सेशन या करारोपण, करों के सिद्धांत। ये पारंपरिक रूप से आते चले जा रहे हैं। वो क्षेत्र है कर का सिद्धांत, करों का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के कर किस तरह से लगाए जाएं, करारोपण में न्याय की समस्या, किस तरह से न्यायपूर्ण तरीके से कर लगाएं, कर भार एवं कर विवर्तन, किस पर कर का भार पड़ रहा है, जैसे सेल्स टैक्स इत्यादि जो जीएसटी इत्यादि हैं वो लगते तो व्यवसाय के ऊपर है परंतु वो वस्तुओं की कीमत में शामिल कर दिए जाते हैं और उसका भार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। किस तरह से विवर्तन करके इनसे बचते हैं लोग, तरीके निकालते हैं उद्यमी, इनके आर्थिक प्रभाव, करदान क्षमता, ये सब परंपरागत रूप से शामिल किए जाते रहे हैं। परंपरागत। आधुनिक में इसका विस्तृत रूप आ गया है और इसके अंदर न्यायोचित वितरण की उपयुक्त कर प्रणाली, स्थिरीकरण की उपयुक्त कर प्रणाली, कर गुणक, अनुकूलतम करारोपण, अनुकूलतम बजट, कर भार का आंशिक एवं सामान्य संतुलन विश्लेषण, कर संरचना का सिद्धांत, कर डिज़ाइन, सब्सिडी की प्रकृति एवं परिणाम, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। जैसे अभी हमने बात की थी, सब्सिडी में जो सरकार का व्यय होता है तो उसके अनुसार लागत लाभ विश्लेषण के द्वारा भी इसका अध्ययन अब किया जाने लगा है वर्तमान में। पहले ये सब्सिडी नहीं दी जाती थी और इसलिए ये पारंपरिक रूप से शामिल नहीं था, आधुनिक रूप में शामिल है। और सब्सिडी में भी अब जो है सही व्यक्ति को मिले इसके लिए डीबीटी की प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा है लोक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोक व्यय के सिद्धांत, लोक व्यय में वृद्धि के कारण, लोक व्यय का वर्गीकरण, इसका अध्ययन पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। सामाजिक वस्तु का सिद्धांत, ये नवीन जोड़ा गया, इसमें आधुनिक वर्तमान में है। लोक व्यय की उच्चतम सीमा का निर्धारण, लोक व्यय एवं निजी व्यय का सापेक्ष आकार, लोक व्यय की उच्चतम सीमा के निर्धारण में मतदान एवं राजनीतिक प्रक्रिया का महत्व, न्यायोचित वितरण के संदर्भ में लोक व्यय का स्वरूप, स्थिरीकरण के लिए लोक व्यय का महत्व,
मतलब जैसे मुद्रास्फीति है, उसको रोकने में लोक व्यय कैसे सहायता कर सकता है, बेरोजगारी में कैसे सहायता कर सकता है, लोक व्यय गुणा किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, इसके लाभ, लागत लाभ विश्लेषण, ये सभी चीज़ें जो है ये वर्तमान में नई इसके अंदर जोड़ी गई हैं। लागत लाभ विश्लेषण जिसकी हमने बात की थी, कॉस्ट कितनी आ रही है और बेनिफिट कितना मिल रहा है, लाभ कितना मिल रहा है, लागत कितनी आ रही है, कहीं लाभ से अधिक लागत तो नहीं आ रही है, इसलिए लागत लगाना व्यर्थ हो जाता है यदि लाभ नहीं मिले उससे अधिक। तो ये सब लोक व्यय के अंदर आते हैं। तीसरा क्षेत्र है लोक ऋण का क्षेत्र। पारंपरिक रूप से लोक ऋण के अंतर्गत उत्पादक लोक कार्यों के लिए लोक ऋण का औचित्य, लोक ऋण की वसूली के उपाय, लोक ऋण का भार, इसके अध्ययन के पारंपरिक क्षेत्र रहे हैं। लोक ऋण क्या होता है? जैसे लोगों से यदि सरकार ऋण लेती है, ऋण के रूप में पैसा लेती है, कर के रूप में या आय के रूप में या राजस्व के रूप में जब कम पड़ जाता है तो ऋण लेती है, और उसके लिए जैसे आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स, प्रतिभूतियाँ इत्यादि सरकार बेचती है और उससे जो धन आता है उस पर उसे व्यय करती है और उस पर ब्याज देकर उसे पुनः लौटाती है। अब इसमें जो जोड़ी गई चीज़ें वो है स्थिरीकरण एवं आर्थिक विकास के संबंध में लोक ऋण की भूमिका। स्थिरीकरण एवं आर्थिक विकास ये सब व्यापार चक्रों के समझने के बाद में उनके उपायों के रूप में इनका महत्व बढ़ गया है। इनकी इस तरह से लोक ऋण की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण हो गई है। लोक ऋण का भार भावी पीढ़ी के संदर्भ में, लोक ऋण का प्रबंध, अब जब ऋण लेंगे तो भार भावी पीढ़ी को भी उठाना पड़ता है, इस तरह से उसका प्रबंध किया जाए, मौद्रिक नीति के साथ कैसे उसको संबंधित किया जाए, क्योंकि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों ही नीतियाँ आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, स्थिरीकरण को प्रभावित करती हैं, व्यापार चक्रों को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी क्षेत्र के कौन से हैं? लोक ऋण के क्षेत्र के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो नए जुड़े हैं वो हैं संघीय वित्त या फिस्कल फेडरेशन। संघीय वित्त के सिद्धांत विभिन्न स्तरों की सरकार के मध्य करों के आवंटन। अब जैसे देखते हैं आप, लोकल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और नगर पालिका, नगर परिषद, चुंगी वगैरह बहुत सारी लोकल टैक्सेस, लोकल सरकार भी हैं। इनके मध्य करों के आवंटन, जैसे जीएसटी है, स्टेट जीएसटी अलग है, सेंट्रल जीएसटी अलग है, इनके मध्य करों का इस प्रकार आवंटन हो रहा है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की वित्त की समस्या है। करों के आवंटन की बात हुई, वित्त की बात हुई कि किस तरह किया जाए, इसके आवंटन, वितरण तथा स्थिरीकरण के संदर्भ में संघीय वित्त के सिद्धांत इसमें शामिल किए जाते हैं। संघीय वित्त क्या है? राज्य जो है वो संघ भी कह सकते हैं उन्हें, अमेरिका में उन्हें संघ कहा जाता है। इस तरह से इनके वित्त का सिद्धांत इसके अंदर शामिल किया गया है कि केंद्र राज्य में बंटवारा किस तरह से हो, राज्यों की आय की समस्या को, वित्त की समस्या को, राजस्व की समस्या को किस तरह से हल किया जाए। लोकल बॉडीज़ या स्थानीय सरकार हैं जो नगर और ग्रामीण स्तर की सरकारें हैं जो उनका प्रबंधन किस प्रकार से वित्त का किया जाए। इसके बाद आता है वित्तीय प्रशासन, जो नया क्षेत्र इसमें शामिल हुआ है। इसमें पारंपरिक रूप से भी ये चलता था और इसमें बजट का निर्माण और संतुलित बजट इसमें शामिल किया जाता था, पर इसमें अब रूपांतरण हुआ है और आधुनिक बजट नव प्रवर्तन, बजट प्रोग्राम, शून्य बजट, ये सभी का विश्लेषण आधुनिक के अंदर किया जाने लगा है। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति, जिसका प्रारंभ बाद में हुआ और पारंपरिक रूप से इसे
शामिल नहीं किया जाता था राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी।